जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो 2 कदम आगे निकलकर गाली गलौज की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने बीजेपी के नेताओं को दे दी है धमकी। बताएंगे आपको जेपी नड्डा ने फोन कर विधायकों से नाम मिलने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर अपना नाम घोषित करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बताएंगे आपको इसके बाद भी कई सारे विधायकों के साथ बैठक शुरू हो गई है और गोदी मीडिया का बीजेपी के दफ्तर में हो गया अपमान। इसी के साथ में आपको बताएंगे कैसे लोकसभा के निष्कासन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है महुआ, मोइत्रा और कर्नाटक में जेडीएस पार्टी के कई नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। साथ साथ दोस्तों सुदर्शन न्यूज ने एक बार फिर से 2 नंबरी की है, जिसका खुलासा करते हुए लोगों ने जमकर आलोचना की है। साथ साथ आपको बताएंगे श्रीनगर के अंदर क्या फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है दोस्तों। वीडियो जारी करते हुए पूरी जानकारी दी गई है। साथ साथ आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उठाए कई सारे आरोप, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को बीजेपी ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगला मुख्यमंत्री बनाया है और ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्ति के बाद बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इससे उत्तर भारत के कई राज्यों के समीकरण बदलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों को चुनौती दी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर चुना है, पहली बात तो यह कि उन्हें ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा, केवल लोकसभा चुनाव तक उन्हें मुख्यमंत्री बनने की इजाजत मिलेगी और इसके बाद उनका पुराना रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें मोहन यादव ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माता बहनों को गालियां दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की और लड़ाई के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को सॉल्व करने का प्रयास किया है। इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर दोस्तों दावा किया गया है कि बीजेपी के नए नवेले मुख्यमंत्री खुलकर गाली गलौज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष तिवारी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि मिलिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से जो खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज की लिमिट पार कर दे रहे हैं। और दोस्तों क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में माता सीता के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करते हुए बीजेपी के नए नवेले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब मंत्री के तौर पर उन्होंने मंच से भाषण देते हुए माता सीता का अपमान किया था। अब बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ और अमित शाह और मोदी के खिलाफ कि ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई मुख्यमंत्री बना सकता है जो माता सीता का भरे मंच से अपमान कर रहे हैं। क्या बीजेपी को अपने हिंदुत्व का बेसिक भी नहीं पता? दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने जो कार्ड खेला है उसमें वो दोहरे तरीके से फंस सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री का पद संभाल रहे थे, उनके मंत्रालय में शासन के दौरान उच्च शिक्षा विभाग में 300 करोड़ रुपए की धांधली का मामला सामने आया था। प्रोफेसर को गलत ढंग से ज्यादा भुगतान करने का आरोप भी लगा था, यानी उच्च विभाग की जिम्मेदारी संभालने पर उन्होंने पूरे मंत्रालय का बंटाधार कर दिया। इस तरीके से जानकारी देते हुए लालजी देसाई बोले, कहा मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग का बंटाधार करने वाले अब मध्य प्रदेश का बंटाधार करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मोहन यादव के साथ बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, इसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम है। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं और जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं, तो बीजेपी दलित समाज के लोगों को भी अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर को अपने से दूर कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। क्या मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट करेंगे, या फिर वो बीजेपी की स्ट्रेटजी समझ गए हैं कि मात्र 2024 के चुनाव के मद्देनजर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और इसके बाद उनको वोट मिलने के साथ ही बदल दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर बात हुई है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुझे 1 साल के लिए कम से कम मुख्यमंत्री बनाओ। वसुंधरा राजे को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के नेताओं को ही चुनौती दे रही है, मोदी अमित शाह को चुनौती देने वाली पहली नेत्री बनकर उभर रही है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे मात्र मुख्यमंत्री पद मांग रही है, बल्कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। उनके घर पर एक के बाद एक 60 से 70 एमएलए के आने की जानकारी भी दी जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट और ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। पूरे राजस्थान के अंदर अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज बीजेपी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह के नेतृत्व में राजस्थान जाने वाले हैं। साथ साथ जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को फोन करके विधायकों से नहीं मिलने की सलाह दी है, लेकिन इसके बावजूद वो मुलाकात कर रही है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर जब बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके कवरेज के लिए गोदी मीडिया के लोग जाते हैं, तो बीजेपी ने अपने दफ्तर में गोदी मीडिया को घुसने नहीं
दिया। इसके बाद लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि गोदी मीडिया की घनघोर बेइज्जती, ध्यान से देखिए इसमें नागलेश्वर भी मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया के बड़े बड़े नाम को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ साथ राजेंद्र राठौर का बयान आया है, वो कहते हैं कि राजस्थान में मोदी के चेहरे पर वोट मिला है, कोई मुगालते में ना रहे, कोई मुगालते में ना रहे। ये शब्द इस्तेमाल करने का सीधा मतलब यह है कि उन्होंने वसुंधरा राजे को मैसेज दे दिया है कि उनके नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट दिया है। लेकिन यह हकीकत है कि राजस्थान की बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे होता है और वसुंधरा राजे का मतलब राजस्थान बीजेपी होती है। अगर विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर जनता वोट करती है तो पिछली बार 2018 में जो नारे लगाए जाते कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। घूम फिरकर हकीकत यही है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही राजस्थान बीजेपी का विस्तार होता आया है और राजस्थान में ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे के समर्थन में खड़े हैं, उनको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बीजेपी के आला कमान और दिल्ली में रहने वाले नेता कुछ भी बोले, राजस्थान की स्थिति एकदम अलग है। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को निरस्त करने की मांग पर जो उच्चतम न्यायालय के अंदर सुनवाई की जा रही थी, उसके लिए अंतिम निर्णय बीते दिन आ गया है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को सोमवार को नजरबंद कर दिया गया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, तस्वीरें शेयर की है। पार्टी ने अपने मंच पर लिखा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले ऐसा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने पत्रकारों को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर पर आने की अनुमति नहीं दी है। साथ साथ अन्य नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। लेकिन गवर्नर कहते हैं कि ये जो दावे किए जा रहे पूरी तरीके से गलत है, एकदम निराधार दावे किए जा रहे हैं, किसी को नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी बगावत है, वसुंधरा राजे अपने आला कमान के खिलाफ है। किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। राजेंद्र राठौर अपने एमएलए को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी के किसी राज्य के अंदर हुआ होता तो आप लोग को पता है कि 24 घंटे मात्र यही दिखाया गया होता कि कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत हो गई है, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है, बीजेपी बनाएगी सरकार। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मीडिया में खासकर गोदी मीडिया के लोगों को शांत करा दिया गया है, कोई भी इधर ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों भटकाने वाले मुद्दों पर शो किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले पर आरोप लगाते हुए लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीन ली थी और अब महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, लोकसभा के फैसले को बदलने की मांग की गई है। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या निर्णय सामने आता है। साथ साथ जेडीएस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। हासन से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के भीतर आंतरिक कलह चरम पर है। उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। मई 2024 के बाद यह तय है कि सरकार गिर जाएगी, किसी भी कीमत पर यह सरकार नहीं टिकेगी। जेडीएस के नेता ने अपने इस दावे के पीछे कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख मंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं, वो कानूनी परेशानी से बचने के लिए बीजेपी में शामिल होने का विचार कर रहे हैं। कम से कम 50 से 60 ऐसे एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि जेडीएस के कई सारे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। इसी से ध्यान भटकाने के लिए एचडी कुमारस्वामी की ओर से टिप्पणी की जा रही है। साथ साथ दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इसमें 2 अपराधियों के नाम सुदर्शन न्यूज ने बताए हैं, मोहम्मद असलम और मोहम्मद सुहेल। बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहाँ भी खबर में एक व्यक्ति का नाम काट दिया गया है। सत्यम मिश्रा जो तीसरा अपराधी है उसका नाम नहीं लिखा गया है। कुल मिलाकर सुदर्शन न्यूज अपनी पुरानी हरकतों पर आते हुए मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। यानी सत्यम मिश्रा जिसका नाम नहीं लिखा गया है, मात्र 2 नाम लिखे गए हैं, असलम और सुहेल, क्योंकि वो दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं और एक तरीके से मामले को अलग पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में गवर्नर कहते हैं कि उन्होंने किसी को नजरबंद नहीं किया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो इसका जवाब देते हुए श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें उनके दरवाजे में जंजीर लगी दिखाई दे रही है, उनके घर पे ताला लगाया दिखाई दे रहा है, सरकारी ताले लगे हुए हैं और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी प्रेस वाले से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। उमर अब्दुल्ला की ओर से वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा गया है। साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस के विधायक AR रेड्डी ने दिया इस्तीफा, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। वाईएसआर कांग्रेस के विधायक अल्ला राम कृष्ण रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। वह आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी सीट से विधायक थे। उन्होंने वर्तमान राजनीति में फिट नहीं होने की बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम को लिखे एक लाइन के पत्र में रेड्डी ने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। रेड्डी ने पार्टी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को धन्यवाद कहा है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ केस दर्ज करवाया था उन्होंने और इसके कारण चंद्रबाबू नायडू को जेल में जाना पड़ा था। कुल मिलाकर दोस्तों उनकी अगली रणनीति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां उनको डराने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक गुलाब सिंह यादव ने टिप्पणी
टिप्पणी की है। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा जा रहा है। देखते हैं क्या उनको गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। साथ प्याज उत्पादकों के हित में 4 साल बाद फिर से सार्वजनिक आंदोलन शुरू करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने प्याज निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध को रद्द करने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों मोहन यादव के सीएम बनने पर मध्य प्रदेश को लेकर राजदीप सरदेसाई मानते हैं कि बीजेपी की रणनीति में काफी बदलाव हुए हैं। लाडली बहना योजना चलाने वाले बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया गया और बीजेपी ने इस बार नए जनरेशन के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर नया मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो या फिर ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाने का मामला हो, दोनों कदम से बीजेपी ने बताया है कि वो अटल अडवाणी की बीजेपी से आगे निकल चुके हैं। मोदी शाह का युग चल रहा है। कुल मिलाकर राजदीप सरदेसाई जो एनालिसिस कर रहे हैं उनका दावा है कि अब कांग्रेस पार्टी को इससे सीखना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि बेइंतहा नकदी बरामद हो रही है, उससे बीजेपी सरकार को नोटबंदी की नाकामी का स्मारक बनवा देना चाहिए और उसके नीचे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अपना माफीनामा भी लिखवा देना चाहिए। इसी बात पर सरकार ये भी बताए कि कानपुर में उनके अपनों से पकड़ी गई सैकड़ों करोड़ की नकदी में आखिर कितना पैसा वापस किया और क्यों किया। उनका निशाना था पीयूष जैन के काले कमाई के पकड़े जाने को लेकर। दरअसल दोस्तों कानपुर के अंदर भारी संख्या में कैश बरामद की गई थी और कई सारी मशीनें मंगवाई गई थी कैश गिनने के लिए। जिस व्यक्ति का ये पैसा बताया गया उसका बीजेपी से लिंक बताया गया था और अखिलेश यादव इसी मामले को याद कराते हुए भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। साथ साथ अशोक गहलोत बोले, कहा विधानसभा चुनाव के परिणाम के 8 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को नहीं चुन पा रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए एक राज्यसभा सांसद के घर पर आईटी की कार्रवाई करवाई गई और इसके बाद प्रदर्शन करते हुए मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आईटी विभाग के तात्कालिक बुलेटिन जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कानून को अपना काम कर देना चाहिए, परंतु बीजेपी को बताना चाहिए कि आम जनता मुख्यमंत्री चयन को लेकर कब तक असमंजस की स्थिति में रहेगी और जनहित के कार्य प्रभावित होते रहेंगे। कुल मिलाकर अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कि भाजपा अगला मुख्यमंत्री कब तय करेगी। राजस्थान में बार बार बीजेपी के द्वारा मामले को टाला जा रहा है। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह का दिन तय किया जाएगा और बीजेपी के नेता मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या उनको केंद्र की राजनीति कराई जाएगी या फिर मध्य प्रदेश के अंदर ही बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कौन है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जिनको बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम बनाया है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर ये जो 2 नेता हैं इनमें से विंध्य के एक कद्दावर नेता है राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला रीवा विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं। राजेंद्र शुक्ला को विंध्य क्षेत्र का कद्दावर नेता माना जाता है। राजेंद्र शुक्ला ने 2003 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर रीवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी जीत हुई। इसके बाद वो लगातार चुनाव जीतते रहे। 2003, 2008, 2013 और 2023 में मंत्री बने। इसी के साथ में जगदीश देवड़ा जो एससी समाज से आते हैं, मंदसौर निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं। जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट एमए पूरा किया है और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1989 में पढ़ाई पूरी की है। बीजेपी के नेता जगदीश देवड़ा का राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है, यानी 2 जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो अच्छे क्वालिफिकेशन वाले और एक क्षेत्र में पकड़ वाले नेता के तौर पर बनाए गए हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों उन्हें लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ ओपीएस में करोड़ों का घोटाला, वित्त विभाग के अधिकारियों ने ठिकाने लगाई एनपीएस की रकम। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब वित्तीय विभाग के शीर्ष अफसरों की करतूत एक बार फिर से सामने आ गई है। कर्मचारियों के हित को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार ने लागू की थी, उसमें भी वित्तीय विभाग के आला अफसरों ने झोल कर दिया है। ओपीएस की घोषणा के बाद जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान की कटौती की गई है, लेकिन इस रकम को न तो केंद्र सरकार के एनएसडीएल फंड में जमा कराया गया, न ही राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खोले गए जीपीएफ खातों में रखा गया। विभाग के अफसरों ने इस पैसे को सामान्य राजस्व मद में जमा करवाकर खर्च कर दिया। साथ साथ दिल्ली के अंदर शराब घोटाले मामले को लेकर संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। 5 फरवरी 2024 को अगली सुनवाई की जाएगी, यानी तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार सुनवाई टाली जा रही है और अब लंबे समय के लिए सुनवाई टाल दी गई है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जैसे ही तेलंगाना में बने रेवंत रेड्डी ने सबसे पहला फैसला लिया और अपने सीएम हाउस का दरवाजा लोगों के लिए खोल दिया। लोगों को बुला बुलाकर उनकी शिकायतें सुनी गई। खुद रेवंत रेड्डी ने लोगों की शिकायतें सुनी है और इसके बाद सीएम ऑफिस में भारी संख्या में लोगों के आने के बाद अब सारे मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाली है। जब रेवंत रेड्डी खुद से सुनवाई नहीं कर रहे होते हैं तो अन्य मंत्री सुनवाई में लग जाते हैं और लोगों की बातों को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरीके से
से कांग्रेस पार्टी में एक नए रूप का प्रशासन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रेवंत रेड्डी एक युवा नेतृत्व तेलंगाना में दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का चुनाव और अच्छे रूप से ढाल सकते हैं और उनसे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद भी करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें तेलंगाना में जिताकर देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ प्रियंका गांधी गाजा पर हो रहे हमले और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर एक बार फिर मुखर तौर पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि लगातार गाजा में अटैक किए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। 11 दिसंबर 2023 को मैं ये मांग करती हूँ कि हम सबको आवाज उठानी चाहिए। इस तरीके के अन्याय के खिलाफ, गाजा में हो रहे अटैक के खिलाफ सीज फायर लागू की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी जा रही थी कि इसको अगला सीएम बनाया जाएगा, उसको अगला सीएम बनाया जाएगा, उनमें से किसी भी नाम को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और बीजेपी ने जो नाम चुना है वो मोहन यादव का। इस पर निशाना साधते हुए लोगों ने कहा कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने 30 साल में जो विकास के कार्य करके दिखाए, उसके बाद बीजेपी ने अपना अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुना है ताकि वो कुछ विकास कर पाए। जितना भी 2024 के लिए समय बचा हुआ है ताकि बीजेपी 2024 में चुनाव जीत पाए, बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए उन्होंने मोहन यादव को चुना है कि वो भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के तर्ज पर विकास करके दिखा दे। साथ साथ दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? दरअसल मोहन यादव को लेकर किए जा रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि जब SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की ओर से एक बड़ा विरोध किया गया तो उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि सवर्ण आंदोलन जो चल रहा है ये विदेशी फंडिंग से चल रहा है, इसमें विदेशियों के पैसे लगे हुए हैं, सवर्ण समाज के पीछे विदेशी फंडिंग है। मोहन यादव के इन बयानों को वापस से रिपीट किया जा रहा है। आंदोलन पर समूचे हिंदू समाज को सोचना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग ही मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। उनके पुराने वीडियो को, पुराने भाषणों को जारी करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को आगे करके एक ऐसा कार्ड खेला है जो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है और बहुत रेयर चांस ही है कि बीजेपी को यादव समाज का वोट मिलेगा और वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा आपका क्या एनालिसिस है। साथ साथ मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया और इसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने टिप्पणी की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम ने जब पार्टी बनाई 14 अप्रैल 1984 में तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इस प्रकार मैंने मान्यवर काशीराम के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ राजनीति करती रहूंगी, तब तक अपने किसी रिश्ते नातों भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। मायावती के इस बयान को रिपीट करते हुए चंद्रशेखर आजाद की ओर से निशाना साधा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के एक उभरते हुए नेता हैं और जिस तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है बीएसपी के द्वारा और मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को प्रमोट किया गया है, उनको उत्तराधिकारी औपचारिक तौर पर घोषित भी कर दिया गया है। कई सारे सवाल मायावती की राजनीति पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तो दलित समाज के हितों के लिए अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास जिसे करना है वो एक नेचुरल लीडरशिप होनी चाहिए, यानी अपने आप उभरता हुआ एक नेता सामने आना चाहिए, ना कि परिवारवाद के तहत अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाकर राजनीति आगे प्रमोट करनी चाहिए। जैसा कि वो खुद भी पहले बयान दिया करती थी, काशीराम के विचारों को प्रमोट किया करती थी और कहती थी कि वो कभी भी परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लेकर आएंगे, लेकिन अब अचानक से वो बदल गई है। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर सरकार बनने से पहले ही अब काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। मुफ्त बिजली के दाम एक बार फिर से नॉर्मल चार्ज पे ले जाने की तैयारी चल रही है और यहाँ तक कि रेट को और ज्यादा बढ़ाने का भी प्रयास किया जा सकता है। 25 लाख का जो फ्री मेडिकल इंश्योरेंस सरकार दे रही थी गहलोत सरकार, उसको भी बंद किया जा रहा है, कहीं स्वीकार नहीं हो पा रहा और डिस्कॉम चाहता है कि 20% और बिजली के दाम बढ़ जाए, यानी फ्री की योजना के बाद अब जनता को 20% का झटका और ज्यादा लगने वाला है, यानी नॉर्मल रेट से भी ज्यादा उनको बीजेपी सरकार में पैसा देना पड़ेगा। साथ साथ चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का पहला एक्शन भीतरघात का पता करने वाले नेताओं के लिए टीम बनाई गई है। दरअसल दोस्तों, अनुशासन समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के अनुशासन समिति में कई नेताओं को ऐड किए हैं और उनसे कहा है कि आप लोग देखिए कि राज्य में कहां-कहां अनुशासनहीनता हुई है, कहां-कहां भीतरघात हुई है और वहां पर कार्रवाई करते हुए नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। पूरी तैयारी की जा रही है, देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एनालिसिस में भीतरघात की बातें भी सामने आई थी। इसी के साथ में साधु संतों को लेकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर जाएंगे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। यूपी के गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के परिजनों को सांत्वना देने के लिए राजस्थान में उनके घर पर जाएंगे। बीजेपी के सांसद ने कहा कि 18 दिसंबर को वो अपने समर्थकों के साथ अयोध्या के साधु संतों को साथ में लेकर गोगा मेडी के घर जाएंगे। साथ साथ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी, बीजेपी के कार्यकर्ता पर अटैक हुआ, 3 लोग अरेस्ट हो गए। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस पार्टी के विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पोस्ट के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, उसकी कार तोड़ दी गई है, उसके साथ मारपीट किया गया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ में दोस्तों
मेरठ के अंदर निजी अस्पताल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में सपा के एमएलए प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में कई सारे बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ के न्यू टीमा समेत निजी अस्पतालों के बिलों के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे सपा के विधायक अतुल प्रधान ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। अनशन के 8वें दिन ये फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल स्वयं कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। अतुल प्रधान का आमरण अनशन समाप्त कराया गया है। अतुल प्रधान के साथ कई सारे किसान नेता मौजूद रहे, चाहे राकेश टिकैत हो या फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दोनों ने आकर इस आंदोलन का सपोर्ट किया है। वहीं मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा किया गया है। संजय राउत बोले, कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 199 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा था, यानी जब बैलेट पेपर से काउंटिंग की जा रही थी, सर्विस वोटों को काउंट किया जाता तो कांग्रेस पार्टी 199 सीटों पर आगे थी। जब ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हुई तो उल्टे नतीजे सामने आ गए, स्थिति पलट गई। ऐसा कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। दोस्तों देखते हैं कमीशन की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, जैसे कि तमाम देशों के अंदर हो रहे हैं। इतने डेवलप देश है, कोई भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ज्यादातर बड़े देश जहां पर डेमोक्रेसी है सब बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क भी है, लेकिन भारत के अंदर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर की मांग करना ऐसा लगता है कि मानो कोई गलत मांग कर दी गई हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे नहीं करना चाहिए। एक संस्थान के रूप में ये पॉलिसी का मामला है कि इलेक्शन किससे कराने हैं, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर सीएम तय लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सोमवार को वसुंधरा राजे को सीएम बना दो, मंगलवार को बालकनाथ को, बुधवार को गजेंद्र सिंह शेखावत को, गुरुवार को सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दो, शुक्रवार को किरोड़ीलाल मीणा को, शनिवार को बाल मुकुंदाचार्य को बना दो, रविवार की छुट्टी रखवाओ। विकास की ओर राजस्थान अग्रसर हो जाएगा। एक तरीके से तंज कसा गया है, क्योंकि अभी तक बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व जो काफी मजबूत है वो अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहा है। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, बने रहे, इसीलिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।